नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खराब जल को सुधार कर फिर से करें उपयोग। नींबू के बाग में आने वाली समस्याएं और इनका समाधान। खेती की एक ऐसी अनोखी अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यदि जल न हो तो प्राणियों और वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है जल ही जीवन है। आज विश्व में जल की विकट समस्या है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए न्यूज 18 नेटवर्क भी पानी बचाने की मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, जिससे आप पानी की बर्बादी को काफी हद तक रोक सकें। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं NDRI करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष से, जो पानी बचाने और अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भाइयों को मालूम होगा कि आजकल चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोलते थे, उस शहर का अभी क्या हाल है। वहाँ पे पीने के पानी की किल्लत के चलते जल बिन सब कुछ सून हो चुका है। मवेशी परेशान है, किसान परेशान है, खेती बाड़ी के लिए जल नहीं है। तो इस तरीके के हालात भारत के, हमारे देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी होने का एक समय आ चुका है। तो इस विषय में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, खासकर उन किसान भाइयों को जो कि जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध है उस एरिया में रहते हैं, कम से कम पानी को व्यर्थ मत बहाएं। यदि हम पशुपालकों की बात करें तो पशुपालक 1 इंच 1.5 इंच की पाइप लेकर के पशुओं को नहलाना शुरू करेंगे। जहाँ पे 50 लीटर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होना है, वहाँ 200 से 250 300 लीटर पानी जो है उसका इस्तेमाल प्रत्येक पशु पर किया जाता है, और जो वो पीने योग्य जल है वो व्यर्थ में बह जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाँवों में तालाब हैं या जहाँ पे पानी वो इकट्ठा कर सकते हैं, उस पानी को वो सिंचाई के लिए प्रयोग करें, सब्जी उगाने में प्रयोग करें। इस टाइप की जो छोटी छोटी एक्टिविटियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे आप बहुत बड़ी मात्रा में जल को बचा सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें, उसका दोहन कम से कम करें। गंदे जल को साफ करने के लिए हमने एक विधि का विकास किया है। अपशिष्ट जल को घरेलू एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर एक होद या टंकी में इकट्ठा कर लें। एकत्रित हुए अपशिष्ट जल में 100 ग्राम पिसी हुई फिटकरी प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार डालकर 20 से 25 मिनट तक हिलाते रहें। फिटकरी घोलने के 30 से 40 मिनट पश्चात इस अपशिष्ट जल मिश्रण में 50 ग्राम पिसा कोयला या चारकोल पाउडर प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल के हिसाब से घोलकर मिला दें। अब इस अपशिष्ट जल मिश्रण को 30 से 40 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ दें। 30 से 40 मिनट उपरांत जल में निहित सभी प्रकार के अपशिष्ट कण टंकी की तलहटी में बैठ जाएंगे। इस टंकी से शुद्धिकृत जल पाने के लिए जल का पारदर्शी और स्वच्छ सतह को नितारण विधि से दूसरी टंकी में एकत्रित कर ले। अब इस पारदर्शी एवं स्वच्छ जल को जीवाणु रहित करने के लिए 250 मिलीलीटर 1% लिक्विड क्लोरीन अथवा 60 मिलीलीटर 4% लिक्विड क्लोरीन प्रति 100 लीटर जल में मिला दें। अब इस जल को 2 घंटे उपरांत उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल पशु आधारित इकाइयों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए फिर से प्रयोग किया जा सकता है। जब आप उसको पुनः प्रयोग करेंगे, जल को पुनः प्रयोग करने से ये मानिए आप कि आपने नया जल जो है उसको पैदा कर लिया। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कम से कम इस्तेमाल किया। जो किसान भाई 50 पशु, 100 पशु, 400 पशु रखते हैं, नहलाने में, पशु आवास धोने में, उनका जितना भी जल इस्तेमाल किया जाता है उस जल को वो एक होदी बना करके या टैंक बना करके उसमें एकत्रित कर लें। बड़ी मात्रा में उस जल को साफ करके वो पशु आवास को धो भी सकते हैं। अगर वो पशु को पिलाना नहीं चाहते, कम से कम पशु आवास को धो सकते हैं।
पशु के लिए चारा उत्पादन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं गांव में या फायर ब्रिगेड सर्विसेज को वो साफ़ करके सप्लाई दे सकते हैं, सर्विस स्टेशंस को सप्लाई दे सकते हैं। जो सड़क के किनारे पे वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों में भी इस पानी को दिया जा सकता है। चिनाई के कंस्ट्रक्शन के काम में इस पानी को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक फ्रेश वाटर यानी जो भूमिगत शुद्ध जल है, जहाँ वो प्रयोग हो रहा है उसकी जगह हम जहाँ इस जल को प्रयोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नलके के पानी की तरह है। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो BIS का है, चाहे वो यूरोपियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, अमेरिकन एसोसिएशन का है, उन सभी स्टैंडर्ड्स के मानकों को पूरा कर रहा, तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नींबू में कई तरह के औषधीय गुण हैं, इससे तो सभी परिचित हैं। लेकिन नींबू का बाग किसानों के लिए काफी फायदेमंद भी है और बहुत से किसान नींबू की खेती कर बेहतर कमाई कर रहे हैं। लेकिन नींबू के बाग में कई तरह की समस्याएं भी आती रहती हैं। कुछ इसी प्रकार की समस्या आ रही है हमारे एक किसान के नींबू के बाग में, जिसका समाधान बता रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक करण सिंह शेखावत। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मेरा नाम दुलाराम यादव है, गांव देवतला है, तहसील सोमू है। और मेरे 3-4 पेड़ नींबू के हैं और बड़े बड़े हैं नींबू, छोटे छोटे भी नींबू बहुत लगते हैं। एक नींबू के पेड़ का 70 किलो वजन लगता है। लेकिन अब के बार क्या हो रहा है, उसे ऊपर से सूख रहा है टहनी, और सूखते ही जा रही है उसकी टहनी। उसकी क्या दवाई है? नींबू में विशेष रूप से बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंकर की बीमारी, नींबू का कैंकर। और आप जो स्थिति बता रहे हो वो डाईबैक की स्थिति है। डाईबैक में नींबू का पौधा ऊपर की टहनी से सूखना शुरू होता है और नीचे तक सूख जाता है। नींबू के पौधों में कई तरह के रोग होते हैं, जिनमें डाईबैक रोग प्रमुख है। इस रोग की रोकथाम किसान तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान होगी। तो चलिए पहले जानते हैं नींबू के बाग में डाईबैक रोग की पहचान के लक्षणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखता है, उत्पादन में कमी आती है, पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं, ऊपर की शाखाएं सूखने लगती हैं, फल तैयार होने से पहले ही गिरने लगते हैं, पौधों की जड़ें काले रंग की हो जाती हैं। नींबू में जहां तक टहनी सूख चुकी, उस टहनी को गीले भाग से, चाहे 2 अंगुल नीचे हरे भाग में काटें, उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई करने के बाद कुछ दवाएं अपने को काम में लेनी पड़ेगी। बागवान भाइयों, नींबू के बाग में और कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं जिससे आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता के अधिक फलोत्पादन मिले, इस बारे में जानते हैं। ताम्र युक्त फफूंदनाशक कॉपर फंजीसाइड, कॉपर फंजीसाइड का एक हल्का कीटनाशक डाइमेथ्रिटी ले लें, मोनो ले लें, कोई सा भी ले लें, 1 लीटर में 1 ml। कॉपर फंजीसाइड कम से कम 2-2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये फूल आने की अवस्था से पहले एक बार इसका छिड़काव करें। यदि फूल आ गए उसके बाद अपन कर रहे हैं तो फूल आने पर कीटनाशक का उपयोग बंद कर दें और उस समय 3 बार स्प्रे करें, ज्यादा अच्छा होगा।
फूल आने से पहले, फूल आने के समय और थोड़ा सा नींबू का दाना बनने के बाद। ये 3 अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में अपन ताम्रयुक्त फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। और जब फूल की अवस्था होती है उस समय कीटनाशक से बचाएं। कीटनाशक पहले और आखिरी छिड़काव में। जब दाना हल्का सा मूंग के आकार का बन जाए उस समय तीसरा स्प्रे करते हैं। यदि इस तरह से अपन कटाई छटाई करके सूखे पौधों को हटा के और फिर ये फफूंदनाशक का, ताम्रयुक्त फफूंदनाशक का, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और फूल की अवस्था में ही आप कहते हैं फूल तो इसमें बहुत आता है, फल भी खूब लगते हैं, फिर इसमें प्लानोफिक्स जैसी दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि फूल कम लगते हैं तो निश्चित रूप से अपने को प्लानोफिक्स जैसी दवा का, ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव, वो बहुत कम मात्रा में, उसकी मात्रा अपने को 15 लीटर की टंकी में 4 या 5 ml से ज्यादा नहीं डालें। ज्यादा डालेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। नींबू में एक जड़ में एक विशेष रूप से रोग होता है, आपने पूछा नहीं, मैं बता दूं। जड़ में जाड़ा होता है, छोटी छोटी रेशेदार जड़ें होती हैं। साल में कम से कम एक बार किसान उसकी गुड़ाई करके उंगली जैसी या मोटी जड़ों को छोड़ दे और बाकी जो बाड़ों जैसी रेशे हैं उन रेशों को वहां से हटाएं। और देसी उपचार में यदि उसमें छाछ और मींगण बकरी की ये उपयोग में लेते हैं तो इसके परिणाम बहुत उत्तम होते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में जैविक खेती से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां हमने आपको दिखाई थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं जैविक खेती से जुड़ी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे बता रही हैं डॉक्टर शालिनी सिंह बिसेन। अगर हमारे फसलों में बीमारियां लग जा रही हैं या कीट लगते हैं तो उससे हम कैसे ऑर्गेनिक खेती में कैसे हम उनसे छुटकारा पाएँ। देखिए, रेडीमेड तरीका तो अब केमिकल पेस्टिसाइड है, मिला बाज़ार से और आपने उसको स्प्रे कर दिया। लेकिन अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको लाइव बायो एजेंट्स जो हैं, चाहे वो आपके वायरसेस हैं जो कि बहुत सारे कीट को खा जाते हैं, और पैरासिटॉइड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, वो अवेलेबल है मार्केट में। जैसे ट्राइकोकार्ड्स मिलते हैं, तो शुगर केन की फसलों में देखें पायरेला लग जाता है, तो उसके लिए ट्राइकोग्रामा के अंडे आते हैं, आप लेके लगा सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि आपको स्टिकी स्ट्रिप्स भी मिलती हैं जो कि हम अपने खेतों के आसपास लगा देते हैं, तो जितने भी कीड़े जो इसके कलर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं और वो हमारे फसलों पे नहीं लग सकते। तीसरा, हम ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप भी कैसे, जैसे कि करौंधा लगा दिया आपने, मैरीगोल्ड लगा दिया। मैरीगोल्ड की जड़ें जो होती हैं वो निमेटोड्स को के लिए निमेसाइटल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि निमेटोड्स जो होते हैं दूसरे पौधे तक नहीं सकते हैं। करौंदा है, फिर आपने ट्रैप क्रॉप्स और लगाते हैं, तो जितने भी कीड़े बाहर की तरफ से आते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो हमारे फसलों तक नहीं पहुंच पाते, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्रैप मौजूद हैं जो कि कीटों के लिए खासकर लाभकारी हैं। अगर हम डिजीज़ की बातें करते हैं तो डिजीज़ की, अगर जो सॉइल बॉर्न डिजीज़, वो बीमारियां जो मिट्टी से फैल रही हैं, उसके लिए जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है, सूडोमोनास है, ये आपके ट्राइकोडर्मा है, ये सब क्या करती है, मार्केट में अवेलेबल फॉर्म में है। तो 4 ग्राम के हिसाब से अगर आप इसको डाल देते हैं, जितने भी लीव्स के ऊपर या स्टेम्स के ऊपर बीमारियां लगती हैं उससे बचाव होगा, जो कि मिट्टी से फैलती हैं या हवा से फैलती हैं, बचा देता है।
कई सारे वीड्स ऐसे हैं जैसे कि क्रूसीफर जैसे पत्ता गोभी और कोल क्रॉप के जो भी पत्तियां होती हैं, या लेंटाना वीड्स है, इसमें भी निमेटिसाइडल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इनको भी अगर हम इनकी पत्तियां सुखाने के बाद अगर हम इसको सॉइल के अंदर मिला देते हैं तो भी हमको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को निःशुल्क जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है और अनुदान भी दिया जाता है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं आपको लेकर, लेकिन वो स्कीम किसी भी तरह आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी, या ये कहिए कि बहुत एक सीमित वर्ग तक ही पहुंच पा रही हैं। तो इसके लिए बस आपको ये सुझाव दूंगी कि हर एक जिले में, हर एक गांव के लेवल पे आप देखेंगे तो कृषि अधिकारी होता है, या फिर केवीके है, या यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो सबसे नज़दीकी कृषि अधिकारी है, या केवीके है, या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, आप उनके पास जाइए, उनके कृषि जो वैज्ञानिक है आप उनसे बात कीजिए, और उनके पास समय समय पे हर यूनिवर्सिटी, हर विश्वविद्यालय, हर विद्यालय, कृषि विद्यालय ये ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के स्कीम निकालता रहता है। 15 दिन की, 10 दिन की, हफ्ते भर की ट्रेनिंग करता है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइए। जैविक खेती से जो किसान जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें जैविक खेती से अच्छा लाभ मिले, इसके लिए सर्टिफिकेशन और उत्पाद की बिक्री की जानकारी भी जरूरी है, तभी आपको उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो अपने हम प्रोड्यूस को, जो भी हमारा प्रोड्यूस है, उसे हम कैसे बेचें, और अगर उसके सर्टिफिकेशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है तो वो कैसे करें। तो देखिए, ऐसे हमारे पास 2 एजेंसियां हैं नेशनल लेवल पे जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक आती है NPOP के तहत इपेडा है, और एक आती है NCOF। NCOF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है, और जो दूसरी इपेडा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। ये दोनों एजेंसी ने भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए भी दे रखा है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इनसे ही एफिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमने मन बना लिया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जा रहे हैं और हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, देखिए लोकल ही बेचने के लिए तो हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है अगर आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। तो इसके लिए तीसरी जो एजेंसी जो आजकल बाई प्रोडक्ट पे भी काम कर रही है, जैसे बाई प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट बात करें तो जैसे गेहूँ का आटा होता है या बेसन है, अगर उसमें आप ऑर्गेनिक लोगो लगाना चाहें तो FSSI का भी जैविक खेती का लोगो आता है। कि फीस ज़्यादा तो वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में तो ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक कोऑपरेटिव फार्मिंग करना शुरू कर दें। हमारे जितने भी नेबर्स हैं तो फार्मर्स एक FPO बना दें, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर फिर वो जॉइंटली अपने कमोडिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उससे 2 फ़ायदा होगा, मैं कितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने खेतों में कर लूँ, पर अगर पड़ोस वाला किसान फार्मर जो है अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता है, अगर वो पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने फसलों पे करता है, तो हवा के साथ वो हो सकता है हमारे खेतों तक भी आ जाए। अगर थोड़ा सा भी रेसिडुअल रह जाता है हमारे पौधों पे, हमारे कमोडिटीज़ पे, तो वो रिजेक्शन का चांसेस हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि फार्मर भाई जितने भी हैं अपने नेबर से, बगल वाले किसान से भी बात कर लें और आपस में एक ग्रुप बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर हों। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धोबलाई, जिला जयपुर के रमेश कुमार ने। आपने तरबूज की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई तरबूज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं। आजकल आमतौर पे किसान ड्रिप और मल्च का इस्तेमाल करने ही लगे हैं कि मल्च के इस्तेमाल से आपका खरपतवार जो पौधे के आसपास उगते हैं वो नियंत्रित रहते हैं, और उसके लिए आपको
मजदूर नहीं लगाना पड़ता है उसको हटाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि उसके साथ ही आप ड्रिप का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका पानी की आवश्यकता जो है 90% घट जाती है। जहां आपको 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, आप अगर ड्रिप और मल्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां आपका काम सिर्फ 100 लीटर में हो जाएगा। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। जो प्रमुख किस्में तरबूज की प्रचलित हैं वो हैं अर्का मानिक, किरण, तानिया, ऐसी वैरायटीज जो हैं आजकल बाजार में काफ़ी प्रचलित हैं। तो तरबूज की खेती के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। और बीज को बुआई करने से पहले आप कैप्टान, कार्बेंडाजिम इनमें से किसी भी दवाई को 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीज को आप नर्सरी में लगाएं। आमतौर पे बीज 4 से 5 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह से तैयार बीजों को खेत में लगाया जाता है। और अगर कोई किसान भाई सीधा बीज को ही थल्ले में लगाना चाहते हैं तो ये तकनीक भी प्रचलित है, वैसा भी कर सकते हैं। प्रत्येक थल्ले में औसतन 4 बीज या 4 पौधे लगाए जाते हैं और उनमें से 2-2 पौधों को दाईं ओर और बाईं ओर, लाइन के दाहिने और बाईं तरफ फैलाते हैं ज़मीन पर, इसलिए इतनी ज़मीन खाली रखी जाती है। प्रत्यारोपण के 25 दिन के बाद उसमें फूल आना शुरू हो जाता है और उसके 35 से 40 दिन में, फूल आने के 35 से 40 दिन के बाद आप फल तोड़ सकते हैं, बाजार में भेज सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।